हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसी अख्तर अंजुम है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो आज हम ब्लड सर्कुलेशन में कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इसे मैं पहले डिस्कस कर देना चाहूँगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा कार्डियक साइकिल। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे पहले हम लोग, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे एक ग्राफ के बारे में, जिसमें हम डिपिक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली तीन तरह के प्रेशर को। नंबर 1 एट्रियल प्रेशर, नंबर 2 वेंट्रिकुलर प्रेशर, और नंबर 3 एओर्टिक प्रेशर। इस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि जितने भी कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं एक कार्डियक साइकिल में साइमल्टेनियसली वो कैसे हो रहे हैं, और उनका एक सीक्वेंस और प्रेशर से इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर से रिलेशन, उस टाइप से हम समझ पाएंगे क्लोजर ऑफ वॉल्व्स को और उनके टाइमिंग्स को। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी, और एनाटॉमी में सबसे पहले पढ़ते हैं हम एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू हम एनाटॉमी ऑफ हार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। Upper 2 chambers are called left atrium and right atrium, and the lower 2 chambers are called left ventricle and right ventricle. So as we know that the atrium is the receiving end, यहाँ पे ब्लड रिसीव करता है हार्ट, और वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है हार्ट से बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ। अब इन एट्रियम और वेंट्रिकल को आपस में जोड़ने वाले सेप्टम होते हैं। वेंट्रिकल को जोड़ने वाले सेप्टम जो होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है, उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं एबी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जहां तक रही बात एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच, तो यहाँ भी दो तरह के जो सेप्टम होते हैं उनमें दो तरह के वॉल्व्स होते हैं। लेफ्ट साइड जो वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, और इस तरफ राइट साइड जो होता है उसे कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये दोनों ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है। इसे हम लिख सकते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, और इसे हम लिख सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है पैपिलरी मसल्स से यानी वेंट्रिकल के वॉल से जुड़ा होता है कार्डिक एंड एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू से दोनों तरफ।
और ये कार्डिक टेंडिनी जो होता है, कार्डिक टेंडिनी, ये बना होता है कोलेजिन का, और इसकी वजह से इनको पोजीशनिंग मिलती है, इन बॉल्स को पोजीशनिंग मिलती है, बैक फ्लो को रोकता है, इवर्जन को रोकता है। और दो बॉल होते हैं एग्जिट पॉइंट पे भी, जहां पे ये लेफ्ट साइड एओर्टा की तरफ खुलता है और इस तरफ पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। तो इन दोनों जगहों पर जो वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेमीलुनर वॉल्व। सेमीलुनर वॉल्व। इस तरह से हम एक और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं जो एट्रियम है, यानी राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे पाया जाता है, एक तरह का नोडल मस्कुलेचर, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मस्कुलेचर, जो कि ऑटो एक्साइटेबल होता है, न्यूरॉन का रोल प्ले करता है, फिर होता है वो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल, जिसको हम नोडल मसल कहते हैं। और ये नोडल मसल जो होता है वो ऐसे नोड कहलाता है। और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो होता है राइट एट्रियम के, वो कहलाता है एवी नोड। ये भी एक तरह का नोडल मस्कुलेचर होता है। और जैसा कि हम समझ सकते हैं कि ये एओर्टा या बॉडी की तरफ पंप कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा, थिक होगा, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना है, इन कंपेरिजन टू द राइट ventricle and atrium. So this is all about the anatomy of heart. Now we can start with anatomy of vessels. So vessels में हमें पता है कि दो तरह के vessels पाए जाते हैं, arteries और veins, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं कैपिलरीज से। तो वेसल्स में हम दो तरह के वेसल्स पढ़ते हैं। एक वेसल्स का ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है, और दूसरे वेसल का ल्यूमेन जो होता है वो वाइड होता है। लेकिन दोनों में ही 3 लेयर्स पाए जाते हैं। तो जिनमें नैरो होता है ल्यूमेन, उनका वॉल थिक होता है, और जिनका ल्यूमेन वाइड होता है उनका वॉल थिन होता है कंपैरेटिवली। 3 लेयर्स दोनों में होते हैं। तो सबसे लास्ट लेयर जो होता है वो कहलाता है एंडोथेलियम का बना होता है, वो कहलाता है ट्यूनिका इंटाइमा। दोनों में ही होता है ट्यूनिका इंटाइमा। अच्छा, हम समझ सकते हैं ये कि जो है, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत थिक और ल्यूमेन नैरो है, तो ये पॉसिबल कब है? जबकि स्ट्रॉन्ग वेसल हो, और स्ट्रॉन्ग वेसल की जरूरत कब पड़ती है? आर्टरीज में, क्योंकि इसको प्रेशर बेयर करना पड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल से आने वाले प्रेशर, जो कि ब्लड के थ्रू क्रिएट होता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करता है तो प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को बेयर करने के लिए आर्टरीज में क्या होता है? थिक वॉल होता है और नैरो ल्यूमेन होता है। और अगर हम बात करें वेन की, तो यहाँ पर ऑपोजिट होगा, यहाँ पर प्रेशर नहीं होता, वेन में सबसे कम प्रेशर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो बॉल होगा वो थिन होगा, ल्यूमेन वाइड होगा। ट्यूनिका इंटाइमा जो होता है इनरमोस्ट लेयर होता है, और ये बना होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का, जिसको हम एंडोथेलियम भी कहते हैं, जिसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वेसोडाइलेशन में। एनओ रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन पॉसिबल होता है। तो हर बार ये ट्यूनिका इंटाइमा हुआ, और ये हुआ ट्यूनिका मीडिया।
टेनिका मीडिया। और टेनिका मीडिया जो होता है वो बना होता है स्मूथ मसल का, और इनके साथ स्मूथ मसल के अलावा पाया जाता है इलास्टिक फाइबर्स, मसल प्लस इलास्टिक फाइबर्स। और बस ये होता है ऑटोमोस्ट टेनिका एक्सटर्नल, टेनिका एक्सटर्नल जो कि बना होता है कोलेजिन का, टफ कोलेजिन का, और उसके साथ साथ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, एक और डिफरेंस होता है आर्टरी वेन में कि आर्टरीज में वॉल नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है आर्टरीज में, ब्लड हार्ट से डायरेक्ट निकलता है प्रेशराइज ब्लड, तो वहाँ पर वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती, बैक फ्लो नहीं होता, वहाँ पर प्रेशर मेंटेन करना है फ्लो को, बैक फ्लो नहीं होता। जबकि वेन में प्रेशर कम होने की वजह से बैक फ्लो हो सकता है, और इसे रोकने के लिए वॉल्व्स पाए जाते हैं। सो वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन और एब्सेंट होता है वॉल्व आर्टरी में। ये डिफरेंस है। So this is about the anatomy of vessels. Now after that we can start with nodal musculature. Nodal musculature of heart. Actually nodal musculature of heart का फंक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं ऑटोमेटिसिटी के थ्रू, ऑटोस्टैटिबिलिटी के थ्रू, वो पॉसिबल इसमें से होते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर पाया जाता है जिसका नाम है नोडल मस्कुलेचर। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम हुआ हार्ट का, ये दो आर्टरियम हुए, दो वेंट्रिकल हुए, और इन लेफ्ट राइट आर्टरियम में अपर लेफ्ट कॉर्नर पे ऐसे रोड पाया जाता है जो कि नेचुरल पेसमेकर होता है, और इसके बाद राइट लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, एवी नोड। यहाँ से ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो होता है वो एट्रियम में स्प्रेड करता है, और साइमल्टेनियसली एवी नोड पे भी आता है। एवी नोड इससे फर्दर बंडल ऑफ हीस के थ्रू वेंट्रिकल में भेजता है, वेंट्रिकल में आकर के ये लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड होता है, और लास्टली पुर्किंजे फाइबर ब्रांच होता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। तो हम समझ सकते हैं इसे, ये बंडल फिज हुआ, बंडल ऑफ फिज, और ये लेफ्ट एंड राइट बंडल हुआ, लेफ्ट एंड राइट बंडल, जबकि ये हो गया क्या पुर्किंजे फाइबर, और पुर्किंजे फाइबर एंड करता है मसल्स में, कार्डियक मसल्स में। तो जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस शुरू होते हैं ऐसे नोड से और एट्रियम में भरते हैं, फिर एवी नोड में आता है, एवी नोड फर्दर वेंट्रिकल में जाता है, डिवाइड होता है, और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में पुर्किंजे फाइबर्स के ब्रांचिंग के थ्रू कार्डियक मसल्स तक पहुंचता है, और एक कार्डियक मसल सिंक्रोनसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सिस्टम पॉसिबल होता है, यानी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हुई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब जाहिर बात है इसे मेजर करते हैं हम लोग ईसीजी के फॉर्म में, मिलीवोल्ट्स में, टाइम स्केल पे। इसे ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट में ये हम लोगों ने पढ़ा नोडल मस्कुलेचर के बारे में। तो यहाँ पर जब नोडल मस्कुलेचर की बात हुई और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात हुई, तो हमें जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट ए स्पेसिफिक रेट होता है। इन एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जो हो रहा है, ट्रिगर जो थ्रो हो रहा है ऐसे नोड से, वो एट ए फिक्स्ड रेट, नॉट एट ए फिक्स्ड रेट, रेगुलेटेड होता है, बट एक एट नॉर्मल रेट होता है, जो कि एवरेज जिसका होता है 72 बीट्स पर मिनट और पर 60 सेकंड। इसे हम कहते हैं हार्ट रेट।
एक्चुअली ये एवरेज वैल्यू है, जबकि एक्चुअल वैल्यू जो होती है 70 रेंज करती है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। तो हमें पता है कि ये 60 सेकंड में 72 बीट्स होता है। तो 1 बीट या 1 साइकिल 60/72 होगा, जो कि टाइम स्केल में 0.8 सेकंड के इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स इस कार्डियक साइकिल टेक्स 0.8 सेकंड। ये पीरियड हुआ एक साइकिल का, जो कि हमने डिराइव किया कहाँ से, हार्ट रेट से, 72 बीट्स पर मिनट से। तो दिस इज अबाउट द हार्ट रेट। हार्ट रेट हम नॉर्मली पता करते हैं, नॉर्मली हम पल्स रेट से भी पता कर देते हैं और ईसीजी के थ्रू भी पता होता है हार्ट रेट। बट ईसीजी से और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का पता होता है। तो हमने अब तक पढ़ा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वी स्टार्ट विद कार्डियक साइकिल। तो ये समझने की जो है, पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हार्ट के ऑर्गेन्स के, और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, हेमोडायनामिक पैरामीटर्स के बारे में, हार्ट रेट के बारे में। जबकि नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डियक साइकिल। तो यहाँ कार्डियक साइकिल में हम लोग एक्चुअली फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब फिजियोलॉजी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हार्ट के, और वो किस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल। तो जैसा कि नाम ही से पता चला, कार्डियक साइकिल का मतलब ये साइकिल क्या होता है, सीक्वेंशियल इवेंट्स का रिपीटेशन होता है साइकिल में। तो ये सीक्वेंशियल इवेंट्स का रिपीटेशन होगा, कार्डियक साइकिल कहलाएगा। हार्ट में हो रहा है सारा इवेंट्स, कार्डियक साइकिल कहलाएगा। तो कार्डियक साइकिल में हम लोग जो पढ़ेंगे वो कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सिस्टोल के बारे में, डायस्टोल के बारे में और ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है हम लोग कार्डियक आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ वॉल्व्स के बारे में पढ़ेंगे, और फाइनली साउंड के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है जब सैंपल करते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिस्टोल के बारे में। अच्छा, ये हार्ट है, स्कीमेटिक डायग्राम से हम हर बार समझने की कोशिश करेंगे। ये हार्ट है, हमें पता है कि जो है ये लेफ्ट साइड जो होता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो विट्रियल वॉल पे आता है, और ये ब्लड फ्लो होता है यहाँ से, यानी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और ये वॉल्व है। तो वॉल्व के ऊपर जो है ब्लड का प्रेशर मिल रहा है, कहाँ से, इस तरफ से, वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये तो हुआ विट्रियल वॉल्व। और एक वॉल्व होता है कहाँ पे, वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। ऐसे ही ब्लड जो है फॉरवर्ड एओर्टा की तरफ फ्लो करता है, और प्रेशर यहाँ से ब्लड का वॉल्व। तो ये दो वॉल्व दो कंडीशन से गुजरते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो 4 स्टेजेस होंगे, मिट्रल वॉल्व का ओपनिंग क्लोजिंग, और एवरी वॉल्व का यानी एओर्टिक वॉल्व का। एओर्टिक वॉल्व क्या होगा, एओर्टिक वॉल्व भी एक तरह का सेलुलर वॉल्व होगा। एओर्टिक वॉल्व कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट एक्सिस पे। तो यहाँ से ब्लड का फ्लो, यहाँ भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, यहाँ भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा। कब होगा क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए कि जो है यहाँ सिस्टोल, एक हमने बताया था आपको सिस्टोल यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल करते हैं, चाहे एट्रियम का हो चाहे वेंट्रिकल का हो। उस टाइप से रिलैक्सेशन होता है, हार्ट का रिलैक्सेशन होता है, जिससे डायस्टोल करते हैं। वो भी एट्रियम का भी हो सकता है, वेंट्रिकल का भी हो सकता है। और एक ऐसा स्टेज होता है जबकि दोनों ही एट्रियम और वेंट्रिकल ज्वाइंट डायस्टोल के स्टेज में होते हैं, यानी कंबाइनेडली डायस्टोल या रिलैक्स स्टेट में होते हैं। अभी हम प्रेजेंटली समझने की कोशिश करेंगे कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल में होगा, तो यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा, अब मोर फोर्सफुली आएगा, यानी 30% नॉर्मली जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा उस वक्त के फ्लो से 30% ज्यादा फ्लो होगा जबकि ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो बहरहाल दोनों ही सिचुएशन में यहाँ से फ्लो कर रहा है ब्लड, अब जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये तो ओपन स्टेज में होगा,
लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल में और ये ब्लड प्रेशर लगाएगा वॉल्व के ऊपर और वॉल्व जो है क्लोज हो जाएगा। तो वेंट्रिकल जब प्रेशर में आएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिस्टोल में होगा तो मिट्रल वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग होगा मिट्रल वॉल्व का। यहाँ पर आप देखें इसी चीज को, तो वेंट्रिकल का प्रेशर जब बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, यानी फ्लो जब होगा तो एवी वॉल्व ओपन होगा। अब कब होगा, जबकि वेंट्रिकुलर प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज्यादा होगा। अपोजिट सोचिए, अब जब एओर्टिक प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ से एओर्टा फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा और वॉल्व को क्लोज कर देगा। तो जब एओर्टिक प्रेशर ज्यादा होगा वेंट्रिकुलर प्रेशर से, तो वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिचुएशंस को, कंडीशंस को हमने समझा। अब समझने के बाद इतना, ये तो हमने एक तरफ समझा, वही कंडीशन यहाँ भी होगा, एक कंडीशन लेफ्ट साइड में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सीक्वेंशियल इवेंट होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और कहाँ से जनरेट होगा, तो ऐसे नोड से जनरेट होगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब शुरू होती है उस एक्शन पोटेंशियल में स्टिमुलस, यहाँ पर जो ऑटो एक्साइटेबल स्टिमुलस बनता है। ऑटो एक्साइटेबिलिटी ये होती है कि जो है हार्ट को अगर हम बॉडी से अलग कर डिटैच करके कहीं पर रखें डिफरेंट मीडिया में, तो वो ऑटो एक्साइटेबल होगा और कंट्रैक्ट करता रहेगा विदाउट एनी न्यूरोनल स्टिमुलस। तो एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले हुआ। अब एक्शन पोटेंशियल जब हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके बाद होगा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल हो गया। अब जो है एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ा, वेंट्रिकल में आया तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रियल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो एट्रियल हमेशा तो सिस्टोल बनाएगा नहीं, एट्रियम जो है वो डायस्टोल हो जाएगा। इसके बाद होगा एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल हो गया। अब वेंट्रिकल खुद हमेशा सिस्टोल में रहेगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया और एट्रियल भी डायस्टोल में है, तो दोनों कंडीशन जो है दोनों के साथ एक ही कंडीशन, ये हो जाएगा ज्वाइंट डायस्टोल। ये ज्वाइंट डायस्टोल होगा लास्ट स्टेज, लास्ट फेज, लास्ट स्टेज एक्शन फॉर एक कार्डियक साइकिल का। अब उसके बाद फिर से जो है नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो नया कार्डियक साइकिल शुरू होगा। तो यहाँ पर समझ में आएगा ये कार्डियक साइकिल क्यों कहलाता है, क्योंकि साइक्लिकली रिपीट करता है एक्शन पोटेंशियल विद सर्टेन इवेंट्स, सर्टेन रिपीटिंग इवेंट्स, सीक्वेंशियल इवेंट्स। तो ये जो हो गया क्या, कार्डियक साइकिल हो गया। तो कार्डियक साइकिल में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में, ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में। उसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसको कहेंगे हम लोग कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को दोनों तरफ, और ईच वेंट्रिकल पर मिनट जितना ब्लड पंप करेगा उसे हम कार्डियक आउटपुट कहेंगे। और ये कैसे पता चलेगा कार्डियक आउटपुट, एक मिनट में ईच वेंट्रिकल कितना हार्ट पंप, कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो ये तो एक चीज तो है हार्ट रेट, उस पर डिपेंड करेगा, यानी एक मिनट में कितना वॉल्यूम, सॉरी, एक मिनट में कितना साइकिल हो रहा है, साइकिल पर मिनट, ये तो हार्ट रेट हो गया है ना। तो दूसरी चीज जो होगी स्ट्रोक वॉल्यूम होगी।
स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्या होगा? ये होगा कि एक साइकिल में जितना वॉल्यूम इजेक्ट कर रहा है वो होगा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दिए हार्ट रेट से, तो डिनोमिनेटर का साइकिल और न्यूमरेटर का साइकिल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कि हार्ट रेट सॉरी कार्डियक आउटपुट का यूनिट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होने के बाद साइकिल से साइकिल कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम पर मिनट आ जाएगा कार्डियक आउटपुट का यूनिट। तो डेफिनेशन ये है कार्डियक आउटपुट का कि जो है 1 मिनट में कितना वॉल्यूम इजेक्ट हो रहा है इच वेंटिकल के थ्रू। तो हम अगर वैल्यू समझने की कोशिश करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml पर मिनट और सॉरी पर साइकिल, 70 ml पर साइकिल, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने हार्ट रेट से, यानी 72 साइकिल पर मिनट से। ये साइकिल और ये साइकिल कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? 70 इंटू 72 जो कि जो है 5000 के अराउंड होगा ml के, और में आ जाएगा क्या? मिनट। दैट मीन्स 5000 ml पर मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 5 लीटर पर मिनट। ये क्या हो गया? कार्डियक आउटपुट हो गया। नॉर्मली यही होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में, जो है 5 लीटर पर मिनट होता है। और जबकि एथलीट्स का और ज्यादा होता है कार्डियक आउटपुट, हार्ट स्ट्रांग होता है, हाइपरट्रोफाइड होता है, तो वहाँ पे जो है स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, हार्ट रेट भी ज्यादा होता है। तो वहाँ हार्ट रेट जो है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि जो है वो 5 लीटर पर मिनट से ज्यादा हो जाता है कार्डियक आउटपुट। ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है वहाँ पे एथलीट्स को, तो उनका हार्ट जो होता है वो हाइपरट्रोफाइड होता है, और जिस वजह से उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा। अच्छा, एक चीज और के वॉल्व्स के बारे में तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब एक चीज बचा कि साउंड के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने समझा कि जो है ये मिट्रल वॉल्व होता है और ये ट्राइगेस्ट्रल वॉल्व होता है, और यहाँ पर जो है सेमिलर वॉल्व होता है। तो इनका क्लोजर जो होता है, यानी एट्रोवेंट्रिकुलर का क्लोजर जो होता है, वॉल्व का क्लोजर जो होता है, क्लोजर, तो इससे होता है एक साउंड जिसको कहते हैं लब साउंड। और एसएलवी के सेमिलर वॉल्व के क्लोजर की वजह से, क्लोजर की वजह से जो साउंड होता है उसे कहते हैं डब साउंड। तो ये भी रिपीट करेगा, क्योंकि ये क्लोजर जो होगा इनका साइक्लिकली रिपीट करेगा, तो ये साउंड भी साइक्लिकली रिपीट करेगा, लगभग डब साउंड। ये हुआ साउंड के बारे में। यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। अब हम लोग एक ग्राफ डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें समझने के बाद, यानी कार्डियक एक्टिविटी को समझने के बाद, ब्लड सर्कुलेशन को समझने के बाद, अच्छा एक डबल सर्कुलेशन पर बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन को हम समझते हैं कि ये हार्ट है और ये लंग्स है और ये बॉडी है। अच्छा, डबल सर्कुलेशन में डबल का मतलब होता है 2, जाहिर सी बात है। तो 2 क्यों? 2 इसलिए जो है ईच साइकिल में, ईच कार्डियक साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, ट्वाइस, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, एक ही साइकिल में, एक बॉडी से एक लंग्स से, लंग्स से आ रहा है, और ये बॉडी से आ रहा है। ये बॉडी है, बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन, ये हार्ट है और ये लंग्स है। ये आ रहा ब्लड, आता है ब्लड किससे? वेन से। वेन और आर्टरी का डेफिनेशन यह है कि हार्ट को जो हार्ट की तरफ जो ब्लड को लाए उसे कहते हैं वेन। ये हार्ट की तरफ ला रही, हार्ट की तरफ ला रही, ये दोनों वेन हुआ, ये भी वेन हुआ, ये भी वेन हुआ। तो इस वेन को हम कहते हैं सिस्टेमिक वेन, और इस सिस्टेमिक वेन का नाम है
वेना कावा, ऊपर की तरफ हुआ तो सुपेरियर वेना कावा, नीचे की तरफ से आया लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आया तो वो इंफीरियर वेना कावा, दोनों मिलकर के वेना कावा हुआ। और वो ज्वाइन होता है कहाँ, यहाँ राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से ब्लड आएगा नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से आएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। उससे पहले ये भी समझ लें कि ये जो वेन होता है, इस वेन का नाम क्या है, इस वेन का चूंकि पल्मोनरी लंग्स से जुड़ा हुआ है वेन, और लंग्स के टर्म को कहते हैं पल्मोनरी, तो ये हो गया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन हो गया। और ये वेना कावा हो गया। अब दोनों तरफ से ब्लड आया वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल से पंप करेगा, लेफ्ट राइट साइड वेंट्रिकल पंप करेगा इसे लंग्स की तरफ, और लेफ्ट साइड वेंट्रिकल पंप करेगा इसे बॉडी की तरफ। तो ये दोनों पंप करने वाला हुआ एग्जिट पॉइंट हुआ। इस एग्जिट पॉइंट पे होता है आर्टरी, ये भी आर्टरी हुआ, ये भी आर्टरी हुआ। अब चूंकि ये आर्टरी जो हुआ वो लंग से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और ये आर्टरी जो हुआ ये बॉडी की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे एओर्टा, इस आर्टरी को कहेंगे हम एओर्टा, सिस्टमिक आर्टरी होगा, और इसे कहेंगे हम एओर्टा। तो ये जो है डबल सर्कुलेशन हुआ। सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन जो होता है बर्ड्स में और मैमल्स में होता है, जबकि सिंगल सर्कुलेशन होता है किसमें, फिशेस में। तो वहां पर जो है एक साइकिल में एक ही बार हार्ट में ब्लड आता है, क्योंकि वहां पर एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, एक ही बार एंट्री होती है, एक ही बार एग्जिट होती है। यहाँ पर दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ पर दो एग्जिट पॉइंट, दो एंट्री पॉइंट्स हैं। अब जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट साइड में चूंकि लंग से ब्लड आ रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस तरफ जो है चूंकि बॉडी से ब्लड आ रहा है तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन यहाँ डाउनलोड होता है, CO2 यहाँ अपलोड होता है, और यहाँ से गया बैक करके लंग्स के थ्रू एग्जिट पॉइंट हो गया जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एंट्री हो गया ऑक्सीजन का। तो इस टाइप से ये काम करते हैं डबल सर्कुलेशन एफिशिएंटली। अभी मिक्सिंग नहीं होता है तो एफिशिएंसी बनी रहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड राइट साइड बह रहा है, कोई मिक्सिंग नहीं है। फोर्थ चैम्बर हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, और ये एफिशिएंट सिस्टम है सर्कुलेशन। यहाँ तक हम लोगों ने समझा सर्कुलेशन को, सर्कुलेशन के टाइप को। और अब हम सारे इवेंट्स को एक साथ एक ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं, सिमिलरिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे वेंट्रिकुलर प्रेशर को। तो ये एक वेंट्रिकुलर प्रेशर का पीक था, और वो नेक्स्ट पीक को, और ये हो गया क्या, वेंट्रिकुलर प्रेशर। इससे थोड़ा ज्यादा होता है एक और प्रेशर जिसको कहते हैं एट्रियल प्रेशर, एट्रियल प्रेशर। ये हो गया एट्रियल प्रेशर। अब ये हम समझ रहे हैं वेरी क्लियरली, ये हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल, और ये हो गया एओर्टा। एट्रियम, वेंट्रिकल एंड एओर्टा, ये तीन प्रेशर हम डिस्कस कर लिया है। ये वेंट्रिकल हुआ, ये एट्रियम हुआ। अब जो है एओर्टिक प्रेशर। एओर्टिक प्रेशर होता है वो कुछ इस तरह होता है ग्राफ। ये टाइम स्केल होता है, और इस पर जो है प्रेशर का इंक्रीजिंग मोड डिक्रीजिंग मोड। अब देखिए
ये हो गया एट्रियम और ये हो गया वेंट्रिकल, इनके बीच क्या हुआ मिट्रल वॉल्व। ये हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल, इनके बीच हुआ मिट्रल वॉल्व। अब मिट्रल वॉल्व कब क्लोज होगा? जब वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये बैक फ्लो प्रोटीन की क्लोज होगा मिट्रल वॉल्व। तो यहाँ पर भी मिट्रल वॉल्व हुआ, लेकिन ये क्लोजर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ये वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, या वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो मिट्रल वॉल्व क्लोज हुआ। और चूंकि ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर प्रेशर का मामला यहाँ भी है, तो ये भी मिट्रल वॉल्व हुआ। और यहाँ पर देखिए वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो रहा है, डाउन हो रहा है एट्रियल प्रेशर से। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जब कम होगा, रिलैक्स करेगा, तो फीलिंग होगा ब्लड का वेंट्रिकल में, और ये ओपन होगा, ये वॉल्व मिट्रल वॉल्व ओपन होगा। तो यहाँ पर होगा मिट्रल वॉल्व ओपन। अब यहाँ देखिए ये हो गया वेंट्रिकुलर प्रेशर और ये हो गया एओर्टिक प्रेशर। वेंट्रिकुलर प्रेशर और एओर्टिक प्रेशर, इन दोनों के बीच कौन सा वॉल्व होता है? एओर्टिक वॉल्व। ये हो गया एओर्टिक प्रेशर और ये हो गया एओर्टिक वॉल्व। ये भी उस हिसाब से एओर्टिक वॉल्व ही हुआ, क्योंकि यहाँ भी जो है एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच का मामला। अब कहाँ पर क्लोज, कहाँ पर ओपन होगा? देखिए यहाँ पर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है एओर्टिक प्रेशर से। एओर्टिक प्रेशर यहाँ पर हर पॉइंट पे देखिए वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है हर टाइम के हिसाब से किसी को करिए तो वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा है हर पॉइंट पे। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ इंटर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इंटर करेगा, ये वॉल्व ओपन होगा। तो ये एपी वॉल्व ओपन हुआ। अब देखिए यहाँ एपी वॉल्व के बारे में, यहाँ पर एओर्टिक प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से कम हो रहा है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जब कम होगा, यानी ये रिलैक्स करेगा, तो ये बैक फ्लो होने की कोशिश करेगा, और बैक फ्लो जब होगा तो ये क्लोज होगा। ये प्रेशर यहाँ से, ये प्रेशर बढ़ रहा है एओर्टा का, और वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो रहा है, तो ये बैक फ्लो होगा, ये प्रेशर यहाँ लगेगा, यहाँ पर तो इसको बैक फ्लो से रोकने के लिए क्लोज करेगा। यहाँ पर एओर्टिक वॉल्व क्लोज होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एओर्टिक वॉल्व और मिट्रल वॉल्व के क्लोजर ओपनिंग का मैकेनिज्म समझा। अब देखिए एक चीज और कि यहां से हमने ड्रॉ किया एक लाइन, जबकि मिट्रल वॉल्व क्लोज होता है। यहां से हमने एक और लाइन ड्रॉ किया, जबकि एपी वॉल्व ओपन हो रहा है। फिर यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ किया हमने, जबकि एपी वॉल्व क्लोज हो रहा है, और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ किया, जबकि एपी मिट्रल वॉल्व ओपन हो रहा है। तो ये जो थिन लाइंस जो है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये थिन लाइन जो है, ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन का टाइम, और ये थिन लाइन जो है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का टाइम, जबकि वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो रहा है। और इन दोनों में ही देखिए, इस बात को समझिए, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन में ये हो जाएगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, ये हो जाएगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्यों होता है दोनों कंडीशन में। तो इसका जवाब है इन वॉल्व्स के ओपन और क्लोज कंडीशन की वजह से। इसको समझते हैं। यह है मिट्रल वॉल्व क्लोज, मिट्रल वॉल्व क्लोज, यानी मिट्रल वॉल्व क्लोज है यहां से। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग टाइम स्केल में, यहां तक पहुंचेंगे तो एपी वॉल्व ओपन होगा, यानी कि इससे पहले एपी वॉल्व भी ओपन नहीं है। मिट्रल वॉल्व यहाँ क्लोज है, एपी वॉल्व भी क्लोज है, ओपन नहीं है। तो ये दोनों वॉल्व जब क्लोज हैं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो दोनों वॉल्व के क्लोज होने की वजह से ब्लड इसी में पैक्ड रहेगा, कहीं यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, बैक फ्लो होगा नहीं इधर, एंट्री होगा नहीं एग्जिट होगा। ये क्लोज सिस्टम जो हो गया कॉन्ट्रैक्शन का, इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन होगा, सेम वॉल्यूम का, सेम वॉल्यूम कंडीशन होगी, इसको है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब यहाँ देखिए
यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है एपी वॉल्व क्लोज है, एपी वॉल्व क्लोज। अगर थिन लाइन के इस तरफ जाते हैं तो ये है मिट्रल वॉल्व ओपनिंग का, लेकिन उससे पहले मिट्रल वॉल्व भी क्लोज होगा। फिर वही कंडीशन होंगे, दोनों वॉल्व क्लोज, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन हो रहा है रिलैक्सेशन के फेज, यानी वेंट्रिकल प्रेशर डाउन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो दोनों ही कंडीशन में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन हुआ, यानी वॉल्यूम ऑफ हार्ट, ब्लड वॉल्यूम ऑफ हार्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन बोथ दिस टू स्टेजेस। लेकिन असल बात ये हम बताना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन के बाद जबकि एपी वॉल्व ओपन हो जाता है, एपी वॉल्व ओपन हो जाता है, एपी वॉल्व ओपन हो जाता है। अब एपी वॉल्व ओपन होगा तो ये पंपिंग स्टेज हो जाएगा। तो पंपिंग स्टेज होगा, इसका मतलब इजेक्शन स्टेज होगा। तो यहाँ से फॉरवर्ड जो होगा ये इजेक्शन स्टेज होगा, यानी ब्लड इजेक्ट होगा, मूव करेगा बाहर की तरफ। लेकिन ये कब तक? जब तक एपी वॉल्व क्लोज नहीं होता है। जब एपी वॉल्व क्लोज हो गया तो एग्जिट बंद हो जाएगा, इजेक्शन बंद हो जाएगा। तो इजेक्शन यहाँ से यहाँ पर चला, एपी वॉल्व क्लोज होता है। उसके बाद मिट्रल वॉल्व ओपन हुआ, ये मिट्रल वॉल्व ओपन हुआ, यहाँ फिलिंग शुरू हुआ। तो ये इसके बाद का स्टेज होगा, ये ब्लड फिलिंग का स्टेज होगा, जो कि डायस्टॉल का स्टेज होगा। ये सारी बातें थी जो हम लोगों को समझनी थी। यहाँ तक हम लोग किसी हद तक समझ चुके हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे पॉसिबल होता है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के बारे में समझा, उसके मैकेनिज्म के बारे में समझा हम लोगों ने। होप कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।